एक्सप्लेन इक्विटी शेयर्स विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तुम कुछ जगह पे एग्जाम्पल डालोगे, मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में बुकलेट दे दूंगा। पहला लार्ज कैपिटल, उसमें क्या बोलोगे, एक कंपनी बहुत बड़ा रकम रेज कर सकती है बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। एलआईसी का क्या एग्जांपल लोगे, 60,000 करोड़ रुपए लेकर आ रहा है। पेटीएम कितना लेकर आया था, 20,000 करोड़। जब एक कंपनी पहली बार पब्लिक को कांटेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ। सो लार्ज कैपिटल कंपनी के लिए फायदा है कि कंपनी करोड़ों अरबों रुपए रेज कर सकती है बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। फेसबुक ने कितना लाया था, 1,00,000 करोड़। अलीबाबा ने अमेरिका में कितना लाया था, 1.5 लाख करोड़। तो सोचो लार्ज कैपिटल, नो डिविडेंड बर्डन। कंपनी कब नफा हुआ तो डिविडेंड दो, नहीं हुआ तो मत दो। शेयर मार्केट गिरेगा बट कंपनी पे कंपल्शन नहीं है, कंपनी बिक नहीं जाएगा। तीसरा राइट्स इश्यू, मैंने क्या बताया था कि कंपनी को जब एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत हो तो वो क्या करती है, उसके पास दो ऑप्शन कौन से रहेंगे, ओन्ड कैपिटल और दूसरा बोरोड कैपिटल। अभी ओन्ड कैपिटल में कंपनी क्या करेगी, एग्जिस्टिंग 1,00,000 रुपए वाले शेयर होल्डर्स है उनको ऑफर डालेगी, क्या तुम 80,000 रुपए का और शेयर्स इश्यू करोगे। यदि उन लोगों ने हाँ बोला तो कंपनी को पब्लिक में जाने की जरूरत नहीं है। ये हाँ बोलने को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, राइट्स इश्यू। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ऑफर दिया जाता है, सो इसको हम बोलेंगे राइट्स इश्यू। और बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू में फर्क क्या है, बोनस शेयर्स फुकट के शेयर्स दिए जाते हैं, राइट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा लिया जाता है, बोनस फुकट का दिया जाता है। लेकिन राइट्स इश्यू और बोनस इश्यू हर बार कंपनी नहीं करती। रिलायंस को जब पैसा चाहिए था तो रिलायंस ने कौन सा इश्यू किया था, राइट्स इश्यू, और उससे उन लोगों ने पैसे जमाए थे और उससे कर्जा लौटाया था, ग्रेटर कॉन्फिडेंस। नाउ क्या होता है, जब एक कंपनी शेयर्स इश्यू करती है बाजार में तो कॉन्फिडेंस लोगों में बढ़ता है कि कंपनी एक्सपांड कर रही है या कंपनी सक्सेसफुल है जिससे 1 या 2 ब्रांच ओपन करने वाली है, तो राइट्स इश्यू इसको बोलते हैं। और ग्रेटर कॉन्फिडेंस, अभी इसका ले लो, एलआईसी का कितना हल्ला हो रहा है मार्केट में, शायद तुम शेयर बाजार में नहीं हो, इतना एक्साइटमेंट है कि पहली बार एलआईसी मार्केट में आ रही है। आज से पहले एलआईसी कभी मार्केट में नहीं थी। एलआईसी इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुई हुई कंपनी है। सो जब वो आईपीओ ला रही है 5% अपना बस शेयर्स को कम कर रही है, और जब आईपीओ ला रही है तो उसका कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक बढ़ेगा, क्योंकि वो इतना एग्रेसिव नहीं था अब तक जितना था। द मोमेंट उसके शेयर्स पब्लिक में बिकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एलआईसी का अकाउंट्स किसी को पता नहीं है क्योंकि वो स्टैट्यूटरी कंपनी पार्लियामेंट में दिया जाता है, तो एक अंदाजन पर चलता है। द मोमेंट आईपीओ आ जाएगा तो पता चलेगा एलआईसी का एक्चुअल टर्नओवर कितना है। अब तक वो सिर्फ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, सो आई डू नॉट नो एलआईसी का टर्नओवर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, नोबडी नोज। द मोमेंट वो पब्लिक को आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद इजी बोरिंग, नाउ 1,00,000 करोड़ शेयर्स में आ गया तो मुझे और भी 40-50 हजार करोड़ चाहिए। जब 1,00,000 करोड़ आता है उससे मैं लैंड बिल्डिंग मशीनरी खरीदूंगा, वो लैंड बिल्डिंग और मशीनरी गिरवी रख के मैं कर्जा भी ले सकता हूँ। रिलायंस ने एक बहुत बढ़िया काम किया था। रिलायंस को जब पैसों की जरूरत थी, तुमने रिलायंस ज्वेल्स नाम सुना है, सोना की दुकान है उनकी खुद की कनाडा कॉर्नर में। उन्होंने क्या किया रिलायंस ने, सी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी 13 और 14, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने 5% पे कर्जा लिया। सी इफ यू सी, पाकिस्तान को सेम बैंक ने 7% लगाया, रिलायंस को 5% लगाया, तो पाकिस्तान में हल्ला हो गया पार्लियामेंट के कि रिलायंस का रेटिंग पाकिस्तान से ज्यादा है, पाकिस्तान को सस्ते में दिया क्योंकि रिस्क बढ़ता है तो ज्यादा, और पाकिस्तान को महंगा दिया। अब रिलायंस को और पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने क्या किया, अपने ज्वेल्स गिरवी रखे और 8-10% पे ब्याज लिया। इफ तुमको ब्याज लेना है तो 12 से 17% के बीच में इंटरेस्ट लगता है। सो ये जो पॉइंट है इजी बोरोइंग, तुम जब शेयर्स इश्यू करते हैं, पैसा आता है, जमीन बिल्डिंग मशीनरी में इन्वेस्ट करते हो, उससे तुम क्या कर सकते हो, मार्केट से और भी उठा सकते हो उसको गिरवी रख के, ठीक है ना। उसके बाद परमानेंट कैपिटल, किसी कंपनी को टेंशन नहीं कि लौटाना है, किसी शेयर होल्डर को शेयर होल्डर नहीं रहना तो मार्केट में बेच दे शेयर चलता है, अनसिक्योर्ड। अच्छा,
जब शेयर्स में इश्यू करता हूं तो मुझे कोई टेंशन नहीं कि गिरवी रखना है फर्नीचर या लैंड या बिल्डिंग, बट तुम लोन लो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। क्या क्या गिरवी रखना पड़ेगा, लैंड बिल्डिंग मशीनरी। इसका मतलब है लॉक हो गए, तुमको बीच में बेचना है तो उनसे बात करना पड़ेगा। एक कहावत है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। द मोमेंट तुमने कुछ गिरवी रख दिया, तुम चूजर नहीं रहे, तुमको चूज नहीं कर पाओगे, तुमको हर चीज में सामने वाले से पूछना पड़ेगा। अब जैसे कोई रेंटल जगह होगी, तुमको कुछ भी खिल्ला ठोकना होगा तो लैंडलॉर्ड से पूछो, तुम्हारी खुद की जगह है तो तुमको जो करना है करो। तो ये अनसिक्योर्ड का एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ज्यादा है क्योंकि तुमको कुछ गिरवी रखना नहीं पड़ता। शेयर होल्डर्स को क्या फायदा है, शेयर होल्डर्स को रेट ऑफ डिविडेंड जबरदस्त मिल सकता है। तुमको विश्वास नहीं होगा कि तुमने इन्वेस्ट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स में लगभग कुछ नहीं मिलता, बट इक्विटी शेयर में तुमने 50,000 रुपए डाला, तुमको 25,000 एक साल में मिल जाएगा। 50% डिविडेंड, 60%, 80%, ठीक है ना। सो रेट ऑफ डिविडेंड बहुत ज्यादा रहता है। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग। कौन से प्रकार के दो जनरल मीटिंग होते हैं, एजीएम और दूसरा ईजीएम। सो दे कैन अटेंड एंड वोट इन द जनरल मीटिंग। नेक्स्ट इज बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होता है, बोनस शेयर डिविडेंड दो प्रकार से दिया जाता है। कौन से दो प्रकार, एक तो कैश में और एक फुकट के शेयर्स में। सो शेयर होल्डर्स को 1:1 बोनस मिला तो दे विल बिकम, बोलते ना, सुपर रिच। कैसे सुपर रिच, एक एग्जांपल देता हूं। एक आदमी था, उसको पैसों की जरूरत थी, उसके फादर एडमिट थे हॉस्पिटल में। ये कहानी है जो बोलते ना शेयर्स के सर्कल में बहुत फेमस है। उसने टीवी चैनल में फोन किया, उसने बोला कि उसके फादर के पास शायद एमआरएफ के कुछ शेयर्स थे तो अब इसको बेचना है। तो उन लोगों ने पूछा कितने शेयर्स है, उसने बोला 20,000 कुछ के शेयर्स थे। पूरा सन्नाटा छा गया न्यूज चैनल में। उन्होंने बोला आपको पता है आपके शेयर्स का वैल्यू कितना है, उसने बोला नहीं। उन्होंने बोला आपके शेयर्स का वैल्यू 450 करोड़ रुपया है। उसको पता ही नहीं चला कि वो बोनस शेयर जब मिलता है, ठीक है, तो 100 शेयर का 200 होता है। उसने 30 साल कुछ किया ही नहीं, वो बोनस पे बोनस जमा होते गया, डिविडेंड मिलते गया, ऐसे करते करते 450-500 करोड़ के उसके शेयर्स हो गए। आज वो रईसों में गिना जाता है। क्यों, उसको बोनस मिलते गया, उसको डिविडेंड मिलता गया, तो बोलते ना थोड़े से शेयर से वो करोड़पति बन गया। अच्छा, लोन्स बाय हाइपोथिकेटिंग शेयर्स। तुम शेयर्स को गिरवी रख सकते हो, गिरवी रखने के बाद तुमको कर्जा मिल सकता है। लेकिन अभी 100 रुपए वैल्यू है तो तुमको सिर्फ 40 या 45 हजार ही, 40 या 45% ही मिलेगा, क्योंकि शेयर्स का वैल्यू जोरों से गिरता भी। बट तुमको एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक लग जाता है उसमें और तुम कम कर्जा ले सकते हो। किसमें से, शेयर्स में से। नेक्स्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन। शेयर बाजार में शेयर्स की बढ़ोतरी होगी, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। पिछले साल, 2 साल पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स का शेयर कितना था, तुमने 10 लाख रुपए लगाया होता तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती, करीबन 2.5 करोड़ रुपया। 10 लाख और 2 साल में 25 टाइम्स बढ़ गया, कितना हुआ, 2.5 करोड़। नेक्स्ट, इजिली ट्रांसफरेबल। पहले T+2 था, आज का दिन कौन सा है मुझे बताओ, ट्यूसडे। तुम बेचते थे आज तो तुमको थर्सडे तुम्हारे कंप्यूटर खाते में क्या बोलते हैं, शेयर्स के खाते में पैसा आ गया होता, ट्रेडिंग खाता, और फ्राइडे को तुमको पैसा मिल गया होता। मतलब T+2 और एक दिन पैसे में। सो ट्यूसडे को बेचो, फ्राइडे को पैसा। इजिली ट्रांसफरेबल इन हाईली लिक्विड। और अभी गवर्नमेंट ने इसको T+1 करने का डिसाइड किया। इसका मतलब तुम आज बेचोगे, ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे शाम को तुम्हारे ट्रेडिंग खाते में आ जाएगा पैसा, और थर्सडे को, परसों तुमको पैसा मिल भी जाएगा। सबसे ज्यादा लिक्विड शेयर्स भी नहीं है, सबसे ज्यादा लिक्विड गोल्ड है। गोल्ड से भी ज्यादा लिक्विड खुद कैश है। तुम गोल्ड बेचोगे तो तुमको पैसा आ जाएगा तुरंत, आधे घंटे 1 घंटे में। उसके बाद शेयर्स, T+2 में +1 कितने दिन हुए, 3 डेज। तो
हाईली लिक्विड मतलब कि तुम 2 दिन काफी है ना, तुमको इमरजेंसी है तो तुम्हारे पास जो भी शेयर है तुमको पूरा पैसा मिल जाएगा, कट जो भी दलाली 0.25 कट के हाथ में आएगा बाकी का। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है? सी, हर चीज के दो पहलू होते हैं। इफ में बताओ शेयर्स के फायदे, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी है। ओवर कैपिटलाइजेशन, एचएएल जैसे कंपनी या स्टील में पैसा चाहिए 50,000 1 लाख करोड़, इन लोगों ने क्या किया 2 लाख करोड़। एयर इंडिया में क्या हुआ, एयर इंडिया ओवर कैपिटलाइजेशन में चली गई। मैंने बताया था उनके पास 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और उन्होंने 50,000 करोड़ के प्लेन्स खरीद लिए। कहां 14 करोड़ और कहां 50,000 करोड़। मींस एक साइकिल चलाने वाला सडनली एरोप्लेन खरीद रहा है, उन्होंने नहीं खरीदना चाहिए था, उसकी वजह से क्या हुआ, सडनली ब्याज का प्रेशर आ गया, लॉस में चला गया। और पिछले 18 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीबन 2 लाख करोड़ का लॉस झेला, भरा, और अभी लास्ट में बेच दिया एयर इंडिया को। और यदि वो प्लेन्स नहीं खरीदे होते, प्लेन्स का इंडिया में क्या है पता है, लोग भाड़े पे लेते हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में लीजिंग बोलते हैं। एयर इंडिया ने आउटराइट खरीद लिए। तुम आउटराइट तब खरीदोगे जब तुम्हारे पास पैसा होगा। सी, रिलायंस ने जियो 2-2.5 लाख करोड़ क्यों डाला, क्योंकि रिलायंस का ऑलरेडी कमाई 1 लाख करोड़ था, और अभी वो कमा रहा है, जियो कम से कम 10-20 हजार करोड़ कमा के दे रहा है। सो रिलायंस के पास उतना ताकत था। एयर इंडिया अकेला था, एयर इंडिया के प्लेन्स खरीदने ही नहीं थे। 50,000 करोड़ क्या होता है। अभी कितने में बेचा एयर इंडिया को, 18,000 करोड़, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को 65,000 करोड़ का कर्जा लौटाना पड़ा। सो गवर्नमेंट -47,000 में डीलिंग हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या सोचा, हर साल 50,000 करोड़ का लॉस हमको भरपाई करना पड़ता है, हम खत्म कर देते हैं। अभी किसने टेक ओवर किया, टाटाज ने। टाटाज ने जैसे टेक ओवर किया, अच्छा श्रीलंका को 21 फ्लाइट्स थे, तुरंत बोल दिया नहीं, अभी प्रॉब्लम है श्रीलंका में 17 फ्लाइट्स। रशिया में इंश्योरेंस का प्रॉब्लम है, रशिया में फ्लाइट्स बंद। यदि गवर्नमेंट के पास एयर इंडिया होता तो लॉस में भी चलाया होता। टाटा वाले प्रॉपर प्रोफेशनल है, उन्होंने बंद कर दिया, नो लॉस, सीधा बंद, ठीक है ना। ओवर कैपिटलाइजेशन का शिकार एयर इंडिया था, एचएएल माना जाता है, स्टील कंपनीज माने जाते हैं, शक्कर के कंपनीज माने जाते हैं। जरूरत से ज्यादा पैसा, तुम ओवर पैसा लगाओगे, रिटर्न्स कम हो जाएगा। जितना जरूरत है उतना ही लगाना चाहिए। कंट्रोल गेट्स डाइल्यूटेड। मैंने क्या बोला, अपन 4 जने, एक केक कितना आएगा पर हेड, 250 ग्राम। तुम्हारे पास वोटिंग पावर 250 ग्राम्स की ताकत है, 5वां आ गया, तुम्हारे वोटिंग की ताकत बढ़ी क्या घटी, 200 ग्राम्स, 10 लोग हो गए तो पर ग्राम की, तुम्हारे पास पहले 250 ग्राम था, अभी क्या हुआ 100 ग्राम। तो मोमेंट में शेयर्स इश्यू करता हूं, मेरा ताकत कम हो जाता है और मेरा कंट्रोल डाइल्यूट होता है। कैसे, अभी 100 में से 51 शेयर चाहिए, मैं खुद को अपॉइंट कर दूंगा। तो मोमेंट मैंने और 100 शेयर इश्यू कर दिए, मैं खुद को अपॉइंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट के लिए कितने वोट चाहिए, 51 शेयर्स। अब 100 में मेरे पास 50-51 थे, तो मैं हर बार मेरे विरोध में 49 लोग जाए, मैं 51 शेयर्स में खुद को अपॉइंट कर लेता था, और 100 शेयर आए, तो अभी मेरा ताकत 51 आउट ऑफ 200 रहेगा, 25%। यदि बाकी 75% ने विरोध किया तो मेरा अपॉइंटमेंट जाएगा। तो कंट्रोल गेट्स डाइल्यूटेड। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अलग से क्वेश्चन है, वहां पे मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। इसको स्किप भी कर सकते हैं पॉइंट को फिलहाल। नो, नॉट यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म। क्यों इसके लिए नहीं है, क्योंकि तुम शॉर्ट टर्म के लिए कौन से कर्जे लोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, थोड़ा सा और लंबा समय चाहिए तो पब्लिक डिपॉजिट लो, और थोड़ा लंबा चाहिए तो डिबेंचर लो। तुम 20, 30, 50 साल आगे सोचोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी शेयर्स कुछ काम का नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स रेज करने के लिए तुमको लाखों करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है। 1 करोड़ में तुम्हारा कम से कम 4-5 लाख रुपए खर्चा आएगा इश्यू करने में, बहुत खर्चीला ये है शेयर्स का। कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। अब प्रॉब्लम ये, मैंने शेयर्स इश्यू किया, देखो कैसे, शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स 2 ही कारण से शेयर्स खरीदते हैं। कौन से 2 कारण है, डिविडेंड और दूसरा, कोई भी शेयर होल्डर 2 ही कारण से शेयर्स खरीदता है, तीसरा कारण नहीं। डिविडेंड पहला कारण, दूसरा शेयर बाजार में शेयर की कीमतों में बढ़ोतरी, यही 2 कारण है। अब वो बोलेगा मुझे डिविडेंड दो, डिविडेंड के लिए क्या चाहिए, मुझे ज्यादा प्रॉफिट,
पर कस्टमर को क्या चाहिए? दाम कम। एम्प्लॉयज को चाहिए ज्यादा पगार, मतलब प्रॉफिट कम। गवर्नमेंट को चाहिए ज्यादा टैक्स, लेकिन कस्टमर को चाहिए कम दाम। कंपनी इसमें फंस जाती है। यही हुआ किसके साथ? HMT का नाम सुना है? अभी जो घड़ियां आ गई है, सब स्मार्ट वॉचेज और अच्छे अच्छे घड़ियां। मेरे टाइम में एक कंपनी का दबदबा था, 100 में से 95 लोग एक ही घड़ी पहनते थे, HMT। तुम्हारे पिताजी या दादाजी से पूछना, HMT अनडिस्प्यूटेड इंडिया का नंबर 1। लेकिन एक प्रॉब्लम था, वो गवर्नमेंट कंपनी था और उनकी घड़ियां प्राय जैसे ना 4 बैटरी घुमाओ वो होते थे। अब प्रॉब्लम ये होता था कि सेल का तो जमाना नहीं था। उस समय एक कंपनी आया अमेरिका का, टाइमेक्स। उन्होंने टाटास के साथ जॉइंट वेंचर किया। अब हम लोग उस समय यंगस्टर्स थे, तो उन्होंने जब टाइमेक्स का लाया तो सडनली नए नए डिजाइन के घड़ी आ गए, सब यंगस्टर्स का झुकाव, लेकिन बहुत महंगा था टाइमेक्स। फिर टाइमेक्स और टाटा अलग हो गए, टाटा ने शुरू किया टाइटन। HMT का पूरा बैंड बज गया और आज HMT बंद हो गया। वो कंपनी जो अनडिस्प्यूटेड इंडिया में नंबर 1 थी, बंद हो गई, क्योंकि एक तो नया प्रोडक्ट ला नहीं पाए, दाम सस्ता रखा। इतनी अच्छी कंपनी थी, HMT के सिवा कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज करता ही नहीं था। मेरी भी पहले घड़ी HMT की थी, क्योंकि दूसरा कोई जानता भी नहीं था और भरोसा भी नहीं था। इतना बड़ा ब्रांड था। तुम सोचो ना, मारुति का जो नाम है आज, सिर्फ HMT के घड़ियां थे, लेकिन वो लोग अपडेट नहीं कर पाए। आज वो लोग ने अपडेट किया होता तो वो लोग एप्पल की जगह ले लिए होते। देखा जाए तो स्मार्ट वॉचेस सब कर सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट कंपनी, बंद हो गई कंपनी। डिविडेंड नॉट डिडक्टिबल फॉर टैक्स पर्पस। मैं जब डिविडेंड देता हूं, अच्छा मैंने सैलरी दिया, क्या मैं खर्चे के तौर पर क्लेम कर सकता हूं? द आंसर इज नो। मैं डिविडेंड खर्चे के तौर पर, मैंने सैलरी दिया तो मैं खर्चे में दिखाऊंगा, बट डिविडेंड दूंगा तो मैं खर्चे में नहीं दिखा सकता। कारण क्या है? कारण क्या है? डिविडेंड खर्चे में क्यों नहीं दिखा सकते और सैलरी क्यों खर्चे में दिखाते हैं? सैलरी प्रॉफिट के पहले आता है, टैक्स डिडक्टिबल है। मैं सैलरी दूंगा, लोग काम करेंगे, तब टर्नओवर आएगा। और डिविडेंड प्रॉफिट के बाद आता है। तुम प्रॉफिट के बाद वाले जो भी ट्रांसफर करते हैं शेयर होल्डर्स को, वो तुम पीछे नहीं जा सकते। डिविडेंड प्रॉफिट तुम्हारा पॉकेट मनी मिलने के बाद तुम खर्चा करोगे। पॉकेट मनी मिलने से पहले जो भी सपोजिटली मेहनत किया, उसका तुमको मिलेगा। सो डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल। समझ में आया? क्योंकि प्रॉफिट के बाद आता है। लेस टैक्स एज कंपेयर टू, ठीक है ना, एज कंपेयर टू प्रेफरेंस। यहाँ पे प्रेफरेंस शब्द आएगा। अभी प्रेफरेंस शेयर्स के कितने प्रकार है? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। 8 प्रकार है। इसके प्रकार 2 ही है, एक विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स और विद डिसप्रोपोर्शनेट राइट्स। ठीक है, इसके टाइप्स बहुत कम है। हाई फ्लोटेशन कॉस्ट, मैंने बताया था 1 करोड़ चाहिए तो तुमको 4 से 5 लाख खर्चा करना पड़ेगा। तुमको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, तुमको मेमोरेंडम अपडेट करना पड़ेगा, तुमको रजिस्ट्रार को पे करना पड़ेगा, तुमको लीड हाउस को पे करना पड़ेगा, तुमको बैंक्स को देना पड़ेगा, ब्रोकर्स को देना पड़ेगा, अंडरराइटर्स को देना पड़ेगा। बहुत कॉस्टली है। फ्लोटेशन कॉस्ट इश्यू करने से पहले के खर्चे को क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। बहुत ज्यादा है। और नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज टू द शेयर होल्डर्स, रिस्क कैपिटल। मैंने क्या बताया था? किंगफिशर एयरलाइंस कितने का था? 900 रुपया। अभी कितना चल रहा है? 1 रुपया। जिसका 9 लाख था, सोचो आज कितना हो गया होगा? 1000। बहुत लोग जल गए अनिल अंबानी ग्रुप में। क्या नाम था ग्रुप का? रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, सब में लोगों के हाथ जल गए। लोगों ने सोचा उसमें कमाएंगे, उल्टा हो गया, बहुत लोग डूब गए। नॉट फॉर सेफ इन्वेस्टर्स। सी, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि सेफ रहे, रिटायर्ड लोग, पेंशनर्स, भाई हमको 10%, 8% चाहिए, वो लोग नहीं उतरेंगे। इनफैक्ट शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी थोड़ा इक्विटी से डरते होंगे, कुछ लोग, कि भाई बहुत रिस्की है। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, बट जो लोग डरते हैं उनके लिए नहीं। अनसर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड,
इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड ओनली व्हेन द कंपनी इज सफिशिएंट प्रॉफिट। पहले तो शेयर, अच्छा मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, अशोका बिल्डकॉन, उसका एनुअल जनरल मीटिंग में मैं गया था, वो नफे में था, बट उसने पिछले साल और पिछले साल 2 साल डिविडेंड नहीं दिया। तो एक शेयर होल्डर ने सवाल पूछा, एक्सप्रेस इन में उनका एजीएम था, तो पूछा क्यों डिविडेंड नहीं दिया? उन्होंने बोला वो पैसा उनको इन्वेस्ट करना है, उनके पास प्रॉफिट था बट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कम थे, और मेरे पास नफा ₹1,00,000 है, मैं 40,000 का डिविडेंड दूं, मेरे पास कितना बचेगा? 60,000। इसका मतलब मुझे 2 लाख पैसा लगाना है तो 1,40,000 का लोन लेना पड़ेगा। तो अशोका बिल्डकॉन ने क्या किया, सपोजिटली 1 लाख का प्रॉफिट है, उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, पूरा 1 लाख रखा, और बस 1 लाख का ही उनको कर्जा लेना है। तो तुम एक अशोका बिल्डकॉन के शेयर होल्डर्स रहोगे तो तुम बोलोगे यार ये तो गलत बात है, कंपनी के हिसाब से वो लोग सही है, बट लॉस किसका होता है? शेयर होल्डर का। अच्छा, टैक्स ऑन डिविडेंड जो कायदा ये हट गया, तो अभी इसका पॉइंट में हटा रहा हूँ, अभी नहीं रहा। पहले टैक्स लगता था, जब मैं डिविडेंड पे करूं तो कंपनी टैक्स लगाती थी, अभी ये हट गया है। फिर लास्ट प्रेफरेंस इन डिविडेंड, भाई सबसे प्रॉब्लम, मुझे रुकना पड़ेगा। कैसे रुकना पड़ेगा? पहले वो लोग ब्याज देंगे डिवेंचर पे इंटरेस्ट, फिर देंगे प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, फिर नफा बचा तो इक्विटी का डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट, कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म। क्यों? प्रेफरेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस और इक्विटी, बट इक्विटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग। बस इक्विटी रहेगा जिंदगी में, नो सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। अच्छा, अभी किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या कहाँ पे? लंदन में भागा हुआ है, उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर जब मैंने पैसा दिया गिरवी, कुछ भी नहीं था, पैसा डूबा। लेकिन जो लोगों ने गिरवी रखा था वो लोग अपना संपत्ति बेच के पैसा ले लेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो रही है शेयर्स के लिए कि तुम कुछ गिरवी रखते नहीं है, कंपनी कुछ गिरवी देती नहीं है। और फिर लास्ट रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, एक तो डिविडेंड भी लास्ट मिलता है, एक कंपनी बंद होने के बाद पैसा भी लास्ट मिलता है। ये हालत हो रहा है अभी कि किंगफिशर एयरलाइंस का शेयर का दाम ₹1 है, जिसने 900 रुपए लगाया होगा वो तो बैठ ही गया होगा, उसका पूरा गया पैसा। तो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट में होता है इसका, करेक्ट? सो ये तुम्हारा था एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स।